नमस्कार। टॉट्स की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं वो है रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन टॉर्ट। यहां इस लेक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि आखिर रिमोटनेस ऑफ डैमेज कहते किसे हैं। इसके बाद यहां पर तीन केसेस आएंगी। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड की केस आएगी, हेंस वर्सेस हार्वुड की केस आएगी और हेंस वर्सेस हार्वुड की केस से मिलती जुलती लिंच वर्सेस नुर्दिन की केस आएगी। इसके बाद ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा डायरेक्टनेस का। इसका मतलब क्या, इसको समझेंगे। यहां पर कुछ केसेस आएंगी। स्मिथ वी लंदन वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी की केस आएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में और मेंस में पूछा जाता है, रीपोलिमिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी की केस आएगी। इसके बाद जो केस आएगी वो आएगी लेश ब्रॉस ड्रेजर वर्सेस एडिसन का मुकदमा आएगा। इसके बाद न्यायपालिका अपना रुख चेंज करेगी और चेंज करके एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हुई नजर आएगी जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। इसे किस केस में प्रोपाउंड किया गया था? उस केस का नाम आएगा वैगन माउंट केस। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर कहेंगे तो दो ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं, रीपोमुलिस और वैगन माउंट केस। वैगन माउंट में ही रीजनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद केस आएगी ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट की, डाउटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और अंतिम केस होगी एससीएम यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस डब्ल्यूआई विटल एंड सन्स की। तो शुरू करते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन टॉर्ट। कहते किसे है रिमोटनेस ऑफ डैमेज? समझिए, रिमोटनेस ऑफ डैमेज को आप ऐसे समझिए कि ए ने एक रॉन्ग किया है बी के ऊपर। क्या किया? बी के पॉकेट में, बी के जेब में कुछ बॉम्ब रखे हुए थे और ए ने बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी ग्राउंड के बी को क्या कर दिया? बी को पुश कर दिया। इसका मतलब कि ए ने बी के खिलाफ बैटरी का इस्तेमाल किया। क्रिमिनल फोर्स जिसे हम आईपीसी में कहते हैं, यहां टॉर्ट में हम उसे बैटरी के रूप में जानते हैं। बैटरी का इस्तेमाल किया। अब बी के पॉकेट में जो बम रखे हुए थे वो ब्लास्ट कर गए। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि वहां पर जो भीड़ थी उसमें 14 लोग जो है वो मर गए, साथ ही एक बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई और इस बिल्डिंग के कोलैप्स करने से 59 पीपल जो है वो इंजर्ड हो गए। अब प्रश्न उठेगा कि आखिर ए की लायबिलिटी कहां तक बनेगी? ए की लायबिलिटी केवल हम बैटरी करने के लिए देंगे या ए की लायबिलिटी को हम एस्टैब्लिश करेंगे बी के पॉकेट में जो बम फटा उसके कारण जो 14 लोग मर गए, जो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, जो 59 पीपल इंजर्ड हो गए, क्या इन सारी चीजों के लिए हम ए को लायबल कहेंगे? इसी चीज को डिस्कस करेगा रिमोटनेस ऑफ डैमेज। शुरुआत में यह माना जाता था कि जब भी कोई व्यक्ति इल्लीगल काम कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, ए ने यहां पर क्या किया है? बैटरी की है। ए को पता है कि उसके काम का जस्टिफिकेशन नहीं है, वो काम गलत है। तो अब इस काम से होने वाले सारे परिणाम, जितने भी परिणाम आएंगे वो सारे परिणाम ए को बियर करने पड़ते थे। इसी कॉन्सेप्ट को कहते थे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टनेस। मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी निकल के आएगा, उसके लिए आप जिम्मेवार माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम रॉन्ग है, आपका काम गलत है। फिर क्या हुआ? लॉ ने धीरे आगे चलकर अपने डायमेंशन को चेंज किया। इसका कारण यह था कि डायरेक्टनेस की थ्योरी के कारण बहुत ज्यादा इनजस्टिस होने लगी। अब आप समझिए कि ए ने वास्तव में किया क्या था। वास्तव में ए की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी आदमी ये प्रिजम्पशन करके कैसे चलेगा कि दूसरा आदमी अपने पॉकेट में बम रख के चल रहा है या अपने झोले में जो है वो बम रख के चल रहा है, इस तरीके का। इसलिए यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसको कहते हैं रीजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या फोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि रीजनेबल मैन जो उस सोसाइटी का होगा वो कितनी कल्पना करेगा, कहां तक देख सकेगा। तो जहां तक वो रीजनेबल मैन देख सकेगा, सिर्फ हम लायबिलिटी को भी वहीं तक इंपोज करेंगे।
अब इसको आप समझिए, अगर ये रिजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए तो ए की लायबिलिटी केवल बी के खिलाफ बैटरी करने तक होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी रिजनेबल आदमी ये नहीं मान के चलेगा कि बी अपने पॉकेट में, अपने झोले में बम लेके टहल रहा है, और ये भी नहीं मान के चलेगा कि धक्का देने से 14 लोग मर जाएंगे और 59 पीपल जो है वो इंजर्ड कर जाएंगे, एक बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो ये सारी चीजें कोई भी रिजनेबल मैन नहीं पूर्व कल्पना करके चलेगा, फोरसीन करके चलेगा। इस कारण से ए की लायबिलिटी जो है वो केवल बैटरी के लिए होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, यही इस चैप्टर का कहिए कि अगर सेंट्रल आइडिया है तो यही सेंट्रल आइडिया है कि अगर डायरेक्टनेस की थ्योरी को जब आप देखते हैं तो डायरेक्टनेस की थ्योरी में जितने कॉन्सिक्वेंस आएंगे सबके लिए आप लायबल हैं। और वहीं दूसरी ओर वैगन माउंट केस में जिस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया गया, फोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा रीजनेबल नजर आएगा। ये कहेगा कि युक्ति युक्त पुरुष का मतलब रीजनेबल मैन जो उस सोसाइटी का है, जितने दूर तक वो देख सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को, हम लायबिलिटी भी उतनी ही दूर तक ले जाकर फिक्स करेंगे। शुरू करते हैं इसको केस के माध्यम से, क्योंकि टॉर्ट, देखिए टॉर्ट का पूरा डेवलपमेंट केस के माध्यम से है, इसलिए यहां पर केसेस के नंबर हमेशा थोड़े ज्यादा होंगे। और आपको यहां आपकी सबसे ज्यादा चेकिंग अगर कोई एग्जामिनर करता है तो वो इसी बात की करता है कि आप कितने केसेस को हाईलाइट करते हैं सही। कारण समझिए कि जनरली आप ये लिख देते हैं इन ए वेरी लीडिंग केस ए वर्सेस बी। अब आप ये जो लिखते हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस अपने आप में ही गलत है। अगर आप कहते हैं कि इन ए वेरी लीडिंग केस, अगर वो बहुत लीडिंग है तो ए वर्सेस बी क्यों है, और अगर ए वर्सेस बी लिख रहे हैं तो उसे लीडिंग क्यों लिख रहे हैं। तो इसलिए केस के नाम पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें केस आती है स्कॉट वर्सेस शेफर्ड की। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड की। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड के केस में ए ने बी के ऊपर एक इग्निटेड, एक जलती हुई कोई वस्तु फेंकी, बी ने उस वस्तु को सी को फेंका और सी ने उस वस्तु को उठा करके स्कॉट के ऊपर दिया और स्कॉट को इंजरी कॉज हो गई। अब यहां पर चूंकि ये शुरुआत की बात है तो यहां ए लायबल ठहराए गए स्कॉट को हुए नुकसान के लिए। क्यों? क्योंकि कहा गया कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि होने वाले सारे कॉन्सिक्वेंस की जिम्मेवारी आपकी बनेगी। इसके बाद केस आती है हेन्स वर्सेस हार्वुड की। यहां देखिए हार्वुड ने क्या किया था, अपनी घोड़ा गाड़ी को सड़क पर वैसे ही छोड़ दिया था, निग्लिजेंट तरीके से उसे छोड़ दिया था। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने क्या किया, घोड़ों को थोड़ा सा इंटाइस कर दिया। अब घोड़े इंटाइस हो गए, घोड़े जो है बेहिसाब तरीके से घोड़ा गाड़ी को लेकर भागने लगे। अब जब घोड़ा गाड़ी सड़क पे भागने लगी तो एक महिला उसके चपेट में आने वाली थी। उस महिला को बचाने के लिए एक पुलिस वाला कूदता है और उसे इंजरी कॉज हो जाती है। अब वो पुलिस वाला केस लेकर खड़ा होता है हार्वुड की जिम्मेदारी को फिक्स करने के लिए। तो यहां पर वास्तव में टॉर्ट किया किसने था? टॉर्ट किया था बच्चों ने। लेकिन यह कहा गया कि चूंकि आप घोड़ा गाड़ी लेके सड़क पे आए हैं तो यहां पर उसके होने वाले सारे कॉन्सिक्वेंस आपको ही भुगतने पड़ेंगे, और यहां हार्वुड की जिम्मेदारी बनाई गई, एस्टैब्लिश किया गया, उन्हें लायबल कहा गया हेन्स वर्सेस हार्वुड में। इसी तरीके के सेम फैक्ट की मिलती जुलती केस है लिंच वर्सेस नुर्दिन की, और यहां पर भी नुर्दिन की लायबिलिटी को फिक्स किया गया, इंपोज किया गया। अब कॉन्सेप्ट आते हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टनेस का यह मानना था, जो पहला आपका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक पर, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टनेस। और डायरेक्टनेस की थ्योरी का यह मानना था कि जितने कॉन्सिक्वेंस आएंगे उस रॉन्ग एक्टिविटी से, जितने भी कॉन्सिक्वेंस आए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ए ने बी को केवल पुश किया, बैटरी का इस्तेमाल किया, बी के पॉकेट में बम था, वो ब्लास्ट किया,
14 लोग मरे, बिल्डिंग कोलैप्स की, 59 पीपल इंजर किए, ये सारी जिम्मेवारी एक के सर पे, ये सारे नारियल तोड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम थ्योरी फॉलो कर रहे थे डायरेक्टनेस की। अब यहां पर देखिए केस आती है, पहली केस आती है स्मिथ वी लंदन वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। स्मिथ वी लंदन, इसको मैं स्मिथ केस कर देता हूं, स्मिथ वी लंदन वर्सेस साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी की। यहां क्या हुआ, रेलवे कर्मचारियों के निग्लिजेंस के कारण, रेलवे कर्मचारियों की निग्लिजेंस के कारण एक स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है, और चिंगारी के निकलने से स्मिथ के घर के पास कुछ घास फूस रखी हुई थी, वहां आग लग जाती है और स्मिथ का घर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब यहां पर प्रश्न उठा कि क्या साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी जो है वो लायबल होगी, तो डायरेक्टनेस की थ्योरी को अप्लाई किया गया और कहा गया कि साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी लायबल मानी जाएगी, उसको लायबिलिटी इंपोज की गई। इसके बाद डायरेक्टनेस की थ्योरी पर केस आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, री पॉलिमिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी लिमिटेड की। इसे देखिए, री पॉलिमिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी लिमिटेड। यहां क्या हुआ, रीपॉलिमिस जो था वो एक जहाज का नाम था, रीपॉलिमिस जो है वो एक जहाज का नाम था और उसमें बेंजीन भरी जा रही थी। पॉलिमिस जहाज जो है वो अपने किनारे पे था, वहां पर उसमें लिक्विड बेंजीन भरी जा रही थी, और विथी एंड कंपनी के निग्लिजेंस से, विथी के निग्लिजेंस से बेंजीन क्या करती है, कुछ बेंजीन बाहर परकुलेट कर जाती है, छलक जाती है, गिर जाती है, और इसके कारण एक एक्सप्लोजन होता है, एक जो है धमाका होता है, और धमाके के कारण ये जो पॉलिमिस नाम का जो शिप था ये पूरी तरह से इंजरी हो जाती है, पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। अब प्रश्न उठा कि क्या विथी लायबल ठहराए जाएंगे, तो देखिए उनसे हुआ क्या था, वो बेंजीन भर रहे थे, भरते समय थोड़ी मिस्टेक हो गई, बेंजीन थोड़ी गिर गई, लेकिन अब ये सारे कॉन्सिक्वेंस जो हुए, उन सारे कॉन्सिक्वेंस के लिए विथी को लायबल कहा गया कि डायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट लागू होगा और आप लायबल होंगे। तो यहां लायबिलिटी इंपोज की गई री पॉलिमिस एंड फर्नेस विथी एंड कंपनी के केस में। नेक्स्ट केस आती है लिश ब्रॉस डेजर वर्सेस एडिसन की। लिश ब्रॉस ड्रेजर वर्सेस एडिसन की। अब यहां देखिए, एडिसन के निग्लिजेंस के कारण, एडिसन के निग्लिजेंट एक्टिविटी के कारण एक शिप जिसका कि लिश ब्रॉस ड्रेजर नाम था, वो शिप क्या कर जाती है, संक कर जाती है, डूब जाती है। अब लिश ब्रॉस ड्रेजर ने के मालिकों ने क्या किया, मालिकों ने दो कंपनसेशन यहां क्लेम की। सबसे पहले तो उसे ड्रेजर की वैल्यू मांगी, जो उसकी कॉस्ट है वो मांगा, जो प्राइस था वो मांगा, साथ में अगले 5 साल तक उस ड्रेजर से जितना फायदा उनको होने वाला होता वो सारा फायदा भी उन्होंने एडिसन के खिलाफ कंपनसेशन के रूप में मांगा, डायरेक्टनेस की थ्योरी के कारण। अब यहां कोर्ट ने क्या किया, उनके पहले दावे को तो रिकॉग्नाइज कर दिया, जो लिश ब्रॉस ड्रेजर था इसकी जो वैल्यू थी उसको उन्होंने दिला दिया, लेकिन अगले 5 साल तक जितना मुनाफा उनको मिलता उस ड्रेजर के किराए पे देने के कारण, इस्तेमाल के कारण, इसे देने से कोर्ट ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं कि लिश ब्रॉस ड्रेजर वर्सेस एडिसन के केस से कोर्ट ने अपने रुख में हल्का सा परिवर्तन का मूड दिखाया और कहा कि नहीं, डायरेक्टनेस की थ्योरी कहीं ना कहीं इनजस्टिस करती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद थ्योरी चेंज कर जाती है और थ्योरी चेंज करके आ जाती है नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो है फोर्सिबिलिटी का या रीजनेबिलिटी का। अब आइए रीजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
रीजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि उस सोसाइटी के रीजनेबल मैन को रखिए बीच में और सोचिए कि वो कहां तक कॉन्सिक्वेंसेस को फोरसीन करेगा। जहां तक वो कॉन्सिक्वेंसेस को फोरसीन करेगा, डिफेंडेंट की लायबिलिटी भी हम वहीं तक इंपोज करेंगे। हम उसे खींच करके सारे कॉन्सिक्वेंसेस तक नहीं ले जाएंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो केस इस टॉपिक पे आती है, उस केस का नाम है वैगन माउंट केस। देखिए, वैगन माउंट एक जहाज था जिसके नाम पर यह वैगन माउंट केस कहा गया। वास्तव में इसका नाम है ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड वर्सेस मॉर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसका जो सही नाम है वो है ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड वर्सेस मॉर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। यहां क्या हुआ था? यहां पर हुआ क्या था कि ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड वालों ने वैगन माउंट जो एक जहाज था उसको किराए पे लिया था और वैगन माउंट जहाज में फ्यूल भरा जा रहा था। अब फ्यूल भरते समय फ्यूल की कुछ मात्रा, पेट्रोल की कुछ मात्रा परकोलेट कर जाती है, गिर जाती है और वो पानी के सरफेस पर ऊपर आ जाती है। पेट्रोल का नेचर है। और किसी तरह से यहां से 600 फीट दूर, जहां पर यह घटना हुई थी, वहां से 600 फीट दूर जो है वो एक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो काम कर रहा था और उसे डैमेज, वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है और उसे डैमेज कॉज हो जाती है। अब यहां पर प्रश्न उठा था कि क्या जो पेट्रोल भरने में जो गलती हुई और उससे 600 फीट दूर जाकर के जो इंसिडेंस हुआ उसके लिए लायबिलिटी इंपोज की जाएगी। अब कोर्ट ने वैगन माउंट के केस में अपने दिमाग को चेंज किया और चेंज करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल के गिरने से कोई भी रीजनेबल आदमी क्या ये कल्पना करेगा कि 600 फीट दूर जाकर के इसके परिणाम आएंगे? आंसर है, इसकी कल्पना कोई भी रीजनेबल मैन नहीं करेगा। इसलिए वैगन माउंट केस में लायबिलिटी इंपोज नहीं की गई। रीजनेबिलिटी के नाम पर पहली बार सेव किया गया कि यहां लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट केस आती है ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट की। ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट की। यहां क्या हुआ कि लॉर्ड एडवोकेट के जो सर्वेंट थे, जो उनके काम करने वाले थे, उन्होंने सड़क पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और गड्ढे के चारों तरफ किसी तरह का कोई सिंबल नहीं लगाया कि यहां पर पिट की गई है, यहां पर गड्ढा खोदा गया है। और रात में क्या हुआ, उस गड्ढे में ह्यूजेस गिर गया और वो एक्सपायर कर गया। अब प्रश्न उठा कि लॉर्ड एडवोकेट की जिम्मेवारी बनेगी, लगा दीजिए रीजनेबल मैन टेस्ट। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर इस तरीके का गड्ढा खोदता है तो रीजनेबल मैन क्या सोचेगा कि जरूर इस गड्ढे में कोई ना कोई तो वो गिर जाएगा। अगर आपने चारों तरफ से उस गड्ढे को घेरा नहीं है, इस तरह के इंडिकेशन नहीं दिए हैं कि यहां रास्ता डिस्टर्ब है, ये गड्ढा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसमें गिरेगा। इसे रीजनेबल आदमी समझ सकता है, सोच सकता है। तो यहां लॉर्ड एडवोकेट के लोगों के द्वारा यह निग्लिजेंट किया गया था। लायबिलिटी इंपोज की गई लॉर्ड एडवोकेट के ऊपर कि वो कंपनसेशन देंगे, वो लायबल माने जाएंगे। ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट के केस में। अब केस आती है डाउटी वर्सेस टर्नर कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डाउटी, DOUGHTY, डाउटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां क्या हुआ? यहां हुआ ये कि टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लोगों से निग्लिजेंस हुआ और बॉयलर का एक ढक्कन जो है, बॉयलर का ढक्कन जो कि एक नामी कंपनी का दिया हुआ था, जिसकी क्वालिटी एश्योर होती थी, वो अब वो जो ढक्कन था, जो लिड था, लिड जो है उसमें किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी
जिसके कारण डाउटी को इंजरी कॉज हो जाती है, डाउटी को इंजरी कॉज हो जाती है। अब यहां लायबिलिटी मांगी गई टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। कोर्ट ने कहा कि जब एक ब्रांड का सामान है और उस ब्रांड की एक वैल्यूएशन बनी हुई है सोसाइटी में, एक इमेज है उसकी, तो क्या कोई भी रीजनेबल आदमी ये कल्पना करके चलेगा कि उस ब्रांड के जो 99% चीजें बहुत अच्छी हैं, वहां पर कल्पना क्या होगी कि ये वाला सामान भी बेस्ट क्वालिटी का होगा। किसी कारण से, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण यहां पर वो जो लिड लगी हुई थी उसमें दिक्कत थी और वहां से डाउटी को क्या हो जाती है, इंजरी कॉज हो जाती है। पर इस इंजरी की कल्पना कोई भी रीजनेबल आदमी नहीं करेगा, इसलिए डाउटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में लायबिलिटी नहीं इंपोज की गई, लायबिलिटी नहीं मानी गई। अब इस टॉपिक पे लास्ट केस पे आते हैं, एससीएम यूके यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस डब्ल्यूआई विट्ठल एंड सन्स का। एससीएम यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस डब्ल्यूआई विट्ठल एंड सन्स। जी, विट्ठल एंड सन्स। यहां क्या हुआ, एससीएम कंपनी वालों को लाइसेंस दिया गया था अंडरग्राउंड मोड में केबल को लगाने के लिए, केबल बिछाने का काम एससीएम कंपनी को मिला था। अब ये अंडरग्राउंड तरीके से अपनी केबल बिछा रहे थे। बिछाते समय जो डब्ल्यूआई विट्ठल एंड सन्स की कंपनी थी, उनकी कंपनी को इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब कर जाती है, जिसके कारण इस प्रीमाइस में इलेक्ट्रिक की सप्लाई रुक जाती है और पूरी बिजनेस एक्टिविटी उनकी ठप पड़ जाती है। अब कोर्ट के ऊपर यह देखना था कि क्या यहां पर एससीएम कंपनी की लायबिलिटी बनेगी। कोर्ट ने कहा कि जब आपने लाइसेंस लिया था अंडरग्राउंड तरीके से केबल को बिछाने का, तो कोई भी रीजनेबल आदमी वहां यह कल्पना करेगा कि आपकी जिम्मेवारी बनेगी, आप ये जिम्मेवार होंगे कि इस तरीके की व्यवस्था करें कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इंजरी कॉज ना हो, किसी के भी पानी के जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक के जो कनेक्शन है, इसमें कहीं कोई परेशानी ना आए। तो रीजनेबल आदमी अगर ये सोचेगा तो ये लायबिलिटी आपकी बनेगी, आप अपने काम में अच्छे तरीके से आपने नहीं किया, इसलिए एससीएम कंपनी को लायबल माना गया कंपनसेशन देने के लिए। तो इतनी बातें हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन टॉर्ट के केस में। ये छोटा टॉपिक है लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, और यहां पर दोनों थ्योरी अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। आपसे रिमोटनेस का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, रिमोटनेस मतलब डायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसमें आप स्मिथ भी लंदन की केस देंगे, रीप पॉलमिस की केस लिखेंगे और लेश ब्रॉज ड्रेजर की केस लिखेंगे। और जब आप ड्रेजर की केस लिखेंगे तो वहां ये हाईलाइट करेंगे कि यही वो केस है जहां से कोर्ट्स ने अपने रुख में चेंज करना शुरू कर दिया। और फिर आपसे पूछा जाता है रीजनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या फोर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगी ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड की, जिसे हम वैगन माउंट केस भी कहते हैं। अब यहां पर टोटल आपके कितनी केसेस आएंगी, टोटल यहां 10 केसेस आपको लेकर चलनी है। स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का पहला मुकदमा, इसके बाद हेंस वर्सेस हार्वुड घोड़ा गाड़ी का मुकदमा, लिंच वर्सेस नुर्देन का भी फिर घोड़ा गाड़ी की ही केस। इसके बाद जो केस आएगी स्मिथ भी लंदन, जहां पे चिंगारी निकलती है और स्मिथ का घर जल जाता है। इसके बाद री पॉलिमिस फर्नेस, जहां पर बेंजीन गिर जाती है और ब्लास्ट होता है, वो जो शिप था वो डिस्टर्ब कर जाता है, इंजरी होती है, लायबिलिटी इंपोज की गई। लेश ब्रॉज ड्रेजर, एडिसन की गलती के कारण ड्रेजर डूब गया, वहां पर ड्रेजर की वैल्यू तो दिलाई गई, लेकिन अगले 5 साल के लिए जो मुनाफा मिलता, जो किराया मिलता, वो कंपनसेशन दिलाने से कोर्ट ने मना कर दिया। अब आते हैं वैगन माउंट केस। वैगन माउंट केस में निग्लिजेंट एक्टिविटी जहां की गई, पेट्रोल भरते समय पेट्रोल गिरा, लेकिन जो नुकसान कॉज हुआ वो 600 फीट दूर हुआ। वहां पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी रीजनेबल आदमी इसको नहीं मानता, इसलिए लायबिलिटी इंपोज नहीं की गई। फिर केस आएगी ह्यूजेस वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट की। लॉर्ड एडवोकेट के लोगों ने गड्ढा खोदा लेकिन किसी तरह का निशान नहीं दिया। यहां पर माना गया रीजनेबल आदमी ऐसा काम नहीं करता, लायबिलिटी इंपोज की गई।
डाउटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रांडेड सामान था, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी, कोई रीजनेबल आदमी इसकी कल्पना नहीं करता, यहां लायबिलिटी इंपोज नहीं की गई। और एससीएम यूके लिमिटेड के केस में जहां लाइसेंस लेने वाली कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और डिफेंडेंट के यहां पर जो उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वहां इलेक्ट्रिक की सप्लाई बाधित हो जाती है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, एससीएम कंपनी को लायबल ठहराया गया। उम्मीद करता हूं कि जो आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन टॉर्ट है, ये टॉपिक समझने में ये लेक्चर आपकी काफी मदद करेगा। टॉर्ट्स की अपनी लेक्चर सीरीज में एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।